नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। वहीं भारत कोविड-19 के साथ ही कई अन्य बीमारियों से भी लड़ रहा है। इन दिनों जीका वायरस के कई मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अब तक 80 से ज्यादा लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं दिल्ली और बिहार में भी जीका वायरस के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया। इस साल की शुरुआत में सबसे पहले केरल में जीका वायरस का मामला सामने आया था। जीका वायरस एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है। यह वायरस एक संक्रमित एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। यही प्रजाति डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को भी फैलाने के लिए जिम्मेदार है। जीका वायरस इतना खतरनाक है कि गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में गर्भावस्था के दौरान फैल सकता है, जिस वजह से बच्चा अविकसित दिमाग के साथ पैदा हो सकता है। उसमें मस्तिष्क दोष उत्पन्न हो सकते हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में अपने मेहमान के साथ जीका वायरस के क्या कुछ लक्षण होते हैं, कैसे जीका वायरस से बचा जा सकता है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमिता जैन जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। अमिता जी, कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ कि जीका वायरस ने लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया। क्या है ये जीका वायरस का रोग? जीका वायरस एक डेंगू की तरह का वायरस है जी। और ये बुखार के साथ रैशेस होते हैं, उस तरह से जैसे डेंगू का बुखार है उसी तरह का एक बुखार हो। नॉर्मली जो बीमारी इससे होती है वो बहुत माइल्ड होती है, हल्का फुल्का बुखार होता है, कुछ बदन में दर्द, जिसको हम लोग एक वायरल फीवर कह के पास कर सकते हैं। कभी कभी बदन पे चकत्ते हैं या कुछ रैशेस हो जाते हैं, लेकिन जो इसके सीरियस फॉर्म्स हैं उनमें जो कुछ लोगों को इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, ब्रेन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। वो कभी कभी सीरियस रूप लेती हैं, लेकिन वो बहुत ही कम, रेयरली देखने को मिलता है। ये वायरस बाकी जैसे डेंगू वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है, उसी की तरह का एक वायरस है, लेकिन ये माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर किसी गर्भवती महिला को इन्फेक्शन होता है तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी वो इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है। क्योंकि ये वायरस ब्रेन पे असर डालता है, तो इस करके हो सकता है जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित ना हो पाए, जिसको हम लोग माइक्रोसेफेली कहते हैं। तो माइक्रोसेफेली का मतलब होता है दिमाग अपना पूरा साइज में विकसित नहीं हो पाया, छोटा रह गया। इस करके बच्चे को आगे की जिंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है लाइफ, क्योंकि उसका मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हुआ। ये एक बहुत सीवियर रोग है। तो इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें इसको बचाव के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे का दिमाग नहीं होगा तो आगे उसकी लाइफ ठीक नहीं होगी। अभी जो मामले हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ कानपुर जिले में देख रहे हैं, और उसके ऊपर बचाव के जितने भी पॉसिबल तरीके हैं उनको बताया जा रहा है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ये काम कर रहा है जी। ऐसे में डॉक्टर अमिता, जीका से लोगों को संक्रमण कैसे होता है, ये कैसे समझा जाए? कैसे वायरस बॉडी में प्रवेश करता है और उसके बाद फिर इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है, जरा बताएं। जी, जो वायरस है वो मच्छर के काटने से होता है। एडीज इजिप्टियाई हमारे यहाँ बहुतायत में पाया जाता है, बहुत कॉमन मस्कीटो है। ये वही मच्छर है जिससे डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग भी फैलते हैं। तो एक्चुअली मच्छर के काटने से मुख्यतः उससे होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो दूसरे व्यक्ति को, जैसे एक ये इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, की मच्छर के काटने से, यानी वेक्टर जनित रोग है। वेक्टर यहाँ पर मस्कीटो है, तो मस्कीटो जनित रोग है ये। लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान, जो जैसा मैंने अभी बताया कि गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे को हो सकता है जी। इसी तरह से ये चूंकि सीमेन में भी पाया जाता है, सिक्रीट होता है, तो ये सेक्सुअल रूट से भी, जैसे HIV या हेपेटाइटिस फैलते वैसे भी फैल सकता है जी। जो लोग बहुत क्लोज कांटेक्ट होते हैं उनको भी कभी कभी, क्योंकि ये ब्लड में होता है, बॉडी के बहुत सारे फ्लूइड्स जैसे यूरिन है
या सलाइवा है उसमें भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट्स को भी हो सकता है। बट मुख्यतः इसके 3 रूट हैं। एक मच्छर जो प्रमुख रूट है जी। दूसरा सेक्सुअल रूट जो जी। इतना प्रमुख नहीं है लेकिन हो सकता है जी। तीसरा वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट। वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट में भी इतना इजी नहीं है ट्रांसमिशन जितना मच्छरों से है। तो अगर हम बचाव की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसको पार्ट टाइम हम आइसोलेशन का मतलब वैसा आइसोलेशन नहीं है जैसा हमने कोविड में किया था कि बिल्कुल अलग कर दिया था, क्योंकि वो एयरबॉर्न डिजीज है, वो हवा से फैलता है। ये हवा से नहीं फैलता है, तो हमें एक नेचुरल डिस्टेंस बना के रखनी है, क्लोज कांटेक्ट में नहीं रहना है। दूसरी चीज, मच्छरों से बचाव बेइंतहा जरूरी है। मच्छरों से अगर हम अपने को नहीं बचा पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा बचाव करना। तो मच्छरों से बचाव सबसे जरूरी। अब मच्छरों से बचाव के वही पुराने तरीके हैं, कोई नया तरीका नहीं। बिल्कुल। एक तो आजकल मच्छर बहुत आयत में है। हाँ। तो अपने घर के आसपास मच्छरों को ना पनपने दें। घर के आसपास सफाई रखें। अगर आपको लगता है कहीं भी पानी स्टैग्नेंट है, पानी का मतलब सिर्फ हमको तालाब होगा तभी पानी नहीं है। एडिस इजिप्टियाई किसी भी पानी, मतलब कहते ऐसा है कि 1 चम्मच पानी भी अगर कहीं जमा है हाँ। तो उसमें भी हो सकता है। तो फूलदान हैं, गमले हैं, गमलों के नीचे है, बगीचों में छोटे छोटे पूल्स बने हैं उसमें जमा हो जाता है। लोग घर में पौधे उगाते हैं पानी में, जैसे कुछ ब्रीड्स को सिर्फ पानी में उगाते हैं, उस पानी में भी हो सकता है। तो कहीं भी जहां पानी जमा हो रहा है उसको साफ करें, उस जगह को सुखा कर रखें। दूसरा, कूलर्स अब इस्तेमाल होने बंद हो गए। तो अगर कूलर्स में जरा भी पानी है तो उसको साफ करके कूलर को अच्छे से अंदर से पोंछकर उल्टा करके रखें ताकि उसमें पानी जमा ना होने पाए। पौधों के नीचे अक्सर लोग गमला रखते हैं, गमलों के नीचे एक डिश रख देते हैं ताकि गमलों का पानी वो डिश में कलेक्ट हो जाए। हाँ। प्लीज वो डिश मत रखें क्योंकि उस डिश में भी मच्छर पनप सकता है। अभी फिलहाल के लिए फूलदान मत लगाएं, फूलदान के पानी में भी मच्छर को पनपने के लिए 3 से 4 दिन का समय चाहिए सिर्फ, तो उसमें भी मच्छर पनप सकता है। तो जहां भी आपको समझ आता है पानी जमा है, ऐसा प्लांट है जैसे कि मनी प्लांट में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसे रेगुलर बेसिस पर डेली बदला जाना जरूरी है ताकि 3 से 4 दिन अगर वो ठहर जाएगा तो उसमें मच्छर पनपने के चांसेस ज्यादा होंगे? बिल्कुल होंगे, इसलिए उसको रोज बदलें। और उस जो बर्तन जिसमें आपने उसको लगा रखा है, जैसे कोई फ्लावर, उसको भी हाथ से रगड़कर साफ करके धो दें। तो धो के, और क्योंकि मच्छर के लार्वा या अंडे उसके पॉट के चारों तरफ चिपके रह सकते हैं, तो उनको धोकर रगड़ के धोए और उसको साफ करें, तब उसको रीफिल करें बर्तन को। ठीक है। तो पहला बात है कि मच्छर को पनपने से रोकें। बिल्कुल। एंटी लार्वल ड्रग्स और फॉगिंग के लिए सरकार करवा रही है, उसको करने दें। तीसरी चीज, पूरी बाह के कपड़े पहनकर रखें, हाथ और पैरों को ढक कर रखें। एडिस इजिप्टियाई बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता है, तो अगर वो जमीन में ब्रीड कर रहा है तो आपके पैरों में सबसे पहले वो काटेगा। तो पैरों को, हाथों को ढक कर रखें। स्पेशली बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि बच्चे खेलने बाहर जाने लगे हैं अब धीरे धीरे, कोविड से भय थोड़ा कम हर संभव तरीके से खेलने जाने लगे, तो उनको खेलने जाते समय इस जिका वायरस के अटैक से बचा कर रखें। ये तमाम चीजें फॉलो करें। लेकिन अगर फिर भी हो जाता है तो डॉक्टर अमिता जैन, पता कैसे लगाया जाए कि भाई हमें डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, या फिर हम जिका वायरस के चपेट में आ चुके हैं? लक्षण क्या कहते हैं? शुरुआती तौर पर किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? लक्षणों के तौर पे इसको अलग अलग करना तीनों को थोड़ा मुश्किल है। जैसे जब हम लोग कहते हैं डेंगी है तो हेमरेज, ब्लड लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, जगह जगह से ब्लीडिंग साइट्स हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगी है जो 1 से 2% केसेस में दिखता है। तो नॉर्मली जो कॉमन टाइप है उसमें सिर्फ बुखार होता है, बदन दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, और तीनों में यही होता है। तो क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर इनको एक दूसरे से भिन्न करना यूजुअली मुश्किल होता है, लेकिन लैबोरेटरी डायग्नोसिस से इन तीनों को आसानी से अलग किया जा सकता है जी। तो लैबोरेटरी टेस्ट अवेलेबल हैं, जांच अवेलेबल है, जांच करके आप चिकनगुनिया, डेंगी या जीका तीनों को अलग कर सकते हैं।
तो अगर मैं नटशेल में एक लाइन में कहूँ तो क्लिनिकली इनको डिफरेंशिएट करना हमेशा संभव नहीं है। कभी कभी संभव होता है, हमेशा नहीं है। हाँ। लेकिन लेबोरेटरी जांच से इनको अलग करना आसानी से संभव है। ऐसे में डॉक्टर अमिता, तो बेसिकली डायग्नोसिस, जीका से किस किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पेश आ सकती है? जैसा मैंने बताया कि बुखार होगा जो बहुत ज्यादा नहीं होगा, माइल्ड होगा, तो आपको हो सकता है कई बार पता भी ना चले। हाँ। 1-2 दिन बुखार हुआ और ठीक हो गया, तो हो सकता है आप उस पर अधिक ध्यान ना दें। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, एक जिसमें से खास तौर पे मेंशन करना चाहूंगी गियाबारी सिंड्रोम। गियाबारी सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट होती है, तो आपके जो लिम्स हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। ये रिकवरी होती है लेकिन इसमें टाइम लगता है और हमेशा रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। इसके अलावा कभी कभी एन्सेफेलाइटिस जैसे फीचर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो मस्तिष्क रोग इससे निकलते हैं वो खतरनाक होते हैं। मैंने पहले भी बताया है, फिर बता रही हूँ, गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैदा होने वाले बच्चे या गर्भ में पल रहे बच्चे का नुकसान सबसे अधिक संभव है। तो इसलिए माताओं को जो माँ बनने वाली हैं या प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी, उनको जरूर अपना ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर पर। डॉक्टर अमिता जैन, आप हमारे साथ बने रहे। जीका से बचाव के लिए लोग और क्या क्या कर सकते हैं? अगर ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, उसके बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग ये सोचेंगे कहीं कोरोना ना हो गया हो, कहीं डेंगू ना हो गया हो। क्या ऐसा तो नहीं कि तब तक काफी देर हो जाए और जीका वायरस अपना अटैक कर दे और काफी हद तक नुकसान पहुंचा दे शरीर को? नहीं, ऐसा नहीं है। जीका वायरस फॉर्चुनेटली एक बात अच्छा है कि ज्यादातर बार इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होता है, तो कोई मेजर नुकसान नहीं करता है ज्यादातर बार। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कभी नुकसान नहीं करेगा, कर सकता है। बचाव के लिए किसी भी बीमारी से जो वेक्टर बॉर्न है, यानी मच्छर जनित रोग के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हमारे पास कोई वैक्सीन हो, हाँ। दूसरा, या हमारे पास कोई मच्छरों से बचाव का साधन हो। वैक्सीन हमारे पास है नहीं, जीका के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, तो ये वाला हिस्सा तो हमारे पास अभी करेंटली है नहीं। खाली बचाव का एक ही साधन हमारे पास है कि हमें मच्छरों से बचाव करना होगा। इसके अलावा बचाव से कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन चूंकि कानपुर और जिस एरिया में अभी हमको केसेस मिल रहे हैं, उस एरिया में अगर कोई व्यक्ति बुखार आता है, हाँ। तो उसको चाहिए ये कि वो अपने डॉक्टर से बात करे, ठीक है, पास के जो भी अस्पताल हो उसमें जाए, हाँ। अपनी जांच कराए, ताकि उसको ये पता चल जाए कि देखिए कोरोना कंट्रोल में है, हाँ। अच्छी तरह से कंट्रोल है, लेकिन अभी पूरी तरह से डर खत्म नहीं हुआ है। तो कोरोना भी हो सकता है, डेंगू का अभी हमने देखा पिछले महीने कितने केसेस हम लोग के पास थे। तो डेंगू का कहर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, कोविड खत्म नहीं हुआ, और जीका का नया वो है। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सीजन की बीमारी है, फ्लू भी हो सकता है, दूसरे वायरस भी इस समय एक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर अमिता, कि क्या कोरोना डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच जीका के अटैक ने समस्या को और बढ़ा दिया है? डेफिनेटली बढ़ा दिया है। मतलब कौन चाहता है बीमार पड़ना? कोई भी नहीं चाहता, और कोई नहीं चाहता अस्पताल जाना पड़े। छोटी छोटी चीजें जैसे बुखार के लिए तो आमतौर पे लोग घर पे ही मैनेज करना पसंद करते हैं या किसी लोकल फिजिशियन से हेल्प ले लेते हैं। लेकिन इस समय जो माहौल है उसमें मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बुखार आता है तो आप जाइए पास के डॉक्टर को या अस्पताल में जाकर दिखाइए, अपनी जांच करवाइए। 3-4 चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए कि डेंगू तो नहीं है। डेंगू कभी कभी सीरियस हो सकता है और उसका मैनेजमेंट करना होगा, तो इसके लिए डॉक्टर आपको उचित सलाह देंगे, उचित दवा देंगे और ज़रूरत हुई तो अस्पताल में भर्ती करेंगे। अगर कोरोना है तो भी डॉक्टर आपको उचित सलाह देंगे, और उसके लिए प्रिवेंशन के लिए, कोरोना एयरबॉर्न डिजीज़ है तो जो भी कोविड से रिलेटेड आपको प्रिकॉशंस हैं वो भी बताएंगे। अगर जीका है तो भी डॉक्टर आपको ठीक से गाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है, वो आपको कुछ ऐसे चिन्ह बताएंगे, कुछ ऐसे सिम्टम्स बताएंगे जिसके लिए आप वॉचफुल होंगे। तो मरीज को, जो भी जिसको भी बुखार है,
वो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा। तो घर में भी आप उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जरूरत पड़ती है और आपको लगता है कि हम घर में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं तो अस्पताल में रख के उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। जीका का बुखार यूजुअली 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वायरस आपके शरीर में, बुखार ठीक हो जाएगा लेकिन वायरस करीब करीब 1 महीने तक बना रहता है। तो ये यूरिन में भी पास होता है, ब्लड में भी बना रहता है और सीमेन में भी पास होता है। बॉडी के जितने फ्लूइड्स हैं सब में ये वायरस, क्योंकि ये सिस्टमिक डिजीज है, आपके ब्लड में है तो ब्लड यानी कि मात्र सिम्टम्स के आधार पर इसे डायग्नोस नहीं किया जा सकता, बकायदा प्रॉपर टेस्ट हमें करवाना होगा ताकि जल्द से जल्द इसे डायग्नोस किया जा सके, इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना डॉक्टर कि जो घर पर ही अपना डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, खुद से दवाइयां लेते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये बात समझनी होगी कि ये उनकी सेहत के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ साबित हो सकता है। ये समय ऐसा नहीं है जहां पर आपको घर में बुखार का ट्रीटमेंट करना है। हाँ, बुखार आके एक अगर होता है तो एक डॉक्टर की सलाह लेके जांच जरूर करवा लिया जाए ताकि पता हो जाए ये क्या बुखार है और इसको कैसे मैनेज करना है। जी बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर अमिता, जिका वायरस किस हद तक जानलेवा साबित होता है? जानलेवा नहीं है ये, डेफिनेटली, मतलब मॉर्टेलिटी तो नहीं है। आई डोंट थिंक कि कोई मरता है जीका वायरस से, लेकिन डेफिनेटली देखिए किसी भी चीज से कोई मर सकता है, लेकिन एज सच ये इतना सीवियर नहीं होता है कि इससे डेथ होगी। लेकिन बीमार तो पड़ते हैं लोग, और जैसे मैंने दो लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए जिनमें कोई ब्रेन से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, उनमें सीरियस हो सकता है, लेकिन जानलेवा वहां भी नहीं है। दूसरे ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं वो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें बच्चे के लिए, जो अभी पैदा होने वाला बच्चा है, गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसके लिए सीरियस हो सकता है। यानी कि अगर कोई गर्भवती महिला ये शो देख रही है, उसे ये बात समझनी होगी कि मदर के थ्रू बच्चे तक, गर्भ में पल रहे बच्चे तक ये वायरस पहुंच सकता है और उसके बच्चे में मस्तिष्क दोष उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में इस लिहाज से उसे अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी जान अगर बचानी है, उसे इस वायरस के अटैक से खुद को बचाना है, तो हर संभव बचाव के तरीके अपनाने होंगे। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है अनबॉर्न बच्चे में, जो बच्चा पैदा होने वाला है, माँ के गर्भ में पल रहा है जी, उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा रिस्क है। लेकिन उस बच्चे के लिए लोगों में ये मोर्टेलिटी नहीं कॉज करता। ठीक है, ऐसे में डॉक्टर अमिता, क्या मौजूदा समय में विशिष्ट उपचार उपलब्ध है जिका वायरस का? नहीं, कोई, ये वायरल डिजीज है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। जो भी उपलब्ध है वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसका मतलब बुखार है तो उसकी दवा होगी, जोड़ में दर्द है तो उसकी दवा होगी, या कोई स्पाइनल दोष या नर्व्स का दोष है तो उसकी दवा होगी। तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है, लेकिन कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है दवा। ऐसे में जीका के इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर हालत में इस वायरस से खुद को बचा कर रखना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमिता जैन। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।